बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूं आपकी होस्ट अना यूसुफ। और आप सोच रहे होंगे कि आज अना यूसुफ कहां से आ गई हैं, तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि सीमल जो हैं वो कुछ निजी मसरूफियात की वजह से हमें ज्वाइन नहीं कर सकी। तो आज आपके साथ प्रोग्राम में मैं होंगी। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले आज का मौसम शामिल करेंगे और आज के मौसम में सबसे पहले आपको बताते चलें कि सुबह 6 बजे 28 डिग्री सेंटीग्रेड मौसम जो है दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। 9 बजे 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 12 बजे बताया जा रहा है 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। इसी तरह दोपहर 3 बजे 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। शाम 6 बजे 31 डिग्री और रात 9 बजे 27 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जाएगा। और नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल तो आपको बता दी है। आज की टॉप स्टोरीज अब शामिल करेंगे। आज की टॉप स्टोरी सबसे पहले हमारे पास है सतुकतला ड्रेन 15 नवंबर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दी गई है। इसी तरह खुन्नाक फिर सर उठाने लगा है। 6 नए केसेस सामने आ गए। 46,334 असातिज़ा भर्ती करने की मंजूरी दी गई है। 20 अक्टूबर को इश्तिहार भी शाया किया जाएगा। और आखिर में राइवल मार्च इंतशार के सिवा कुछ नहीं, लीगी कारकुन इश्तियाल में ना आए, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कहा गया है। टॉप स्टोरीज आज की हमने डिस्कस की हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर जाहिद चौधरी साहब और इरफान मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब, इरफान, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का एहसान। तो सबसे पहले आज हमारे पास स्टोरी है सतुकतला ट्रेन 15 नवंबर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दी गई है। तो क्या ये इसी तरह मंसूबे चलते रहेंगे, शहरी मुश्किलात में आते रहेंगे और क्या फ़ायदे इनके कब सामने आएंगे? दुर्न आपकी ये जो खबर है आज की कि 15 नवंबर की डेडलाइन दी गई है, इसमें जो चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में इजलास हुआ है, ये वज़ीर आला पंजाब की नोटिस लेने के बाद हुआ कि वो कहीं उनका अराइवमेंट पे वहाँ से गुजर हुआ एंड ही टेक दिस सीरियसली और उन्होंने इसका जो है ना वो नोटिस भी लिया, आगे जो है वो डायरेक्शंस भी पास ऑन की, जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी फिर हरकत में आए और मुतलका अदारों को बुलाया। लेकिन ना हमारा सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि ये हमारा डिलेमा बन चुका है अब कि हमने जो भी प्रोजेक्ट शुरू करना है हौश पौश हम स्टार्ट कर देते हैं। हमें नहीं पता होता उससे जो शहरी ज़िंदगी है वो कितनी डिस्टर्ब होगी, लोगों को कितनी जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और कितने अरसे के लिए करना पड़ेगा। हमें ये नहीं पता होता कि वो कब मुकम्मल होना है। हम टेंटेटिव कागज़ों के ऊपर लिखे हुए जो अदाद शुमार हैं, तखमीना जात हैं, उनकी बुनियाद पर ठंडे कमरों में बैठ के मनसूबों का आगाज़ करवा देते हैं। जो हत्ता कि यहाँ आप ये देखें कि ये एक प्रोजेक्ट नहीं है कि ये सतुकतला ट्रेन की जो है वो है। इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला इस ट्रेन की वजह से आ रहा है वो ये कि इसकी वजह से डाइवर्जन है। इस सड़क पे सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है वो डबल, यानी आप कह लें कि डबल से ज़्यादा लोड है। उसकी वजह ये है कि दूसरी जानिब आपकी ऑरेंज ट्रेन जो है वो बन रही है, ठोकर के पास राइवेंट रोड आपकी चौक है, बंद है बल्कि एक किस्म की, वो ऑलमोस्ट उसको आप शट डाउन समझे। वो बंद होने की वजह से शहर में दाखिले के लिए जितना भी जो है वो लोड है वो सारा ख़ियाबान जना के ऊपर है, जहाँ से ये सतुकतला ट्रेन जिस इलाके से गुजर रही है, ये वाली जो प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोजेक्ट को ज़ाहिर है वो फिर उसको लिंक करना उन्होंने जो है वो उसके नज़रिया पाकिस्तान रोड के साथ और जौहर टाउन से गुजरती हुई शौकत खानम के आगे से वो शहर के दीगर इलाकों को लिंक करना है। तो यहाँ से ट्रैफिक होती है बहुत ज़्यादा, रेजिडेंशियल एरिया है बहुत ज़्यादा, वलेंशिया का बाकी एरिया जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे उन सब का जो है वो लोड भी इसके ऊपर है।
अब वहाँ पे उसको खुदाई कर दी, अब पता ही नहीं जी ये कब मुकम्मल होना है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कागज़ों के ऊपर शुरू किया था आपने, ये तक नहीं पता होता कि ग्राउंड के ऊपर आपकी जो है ना वो जो सॉइल है ये तक नहीं किसी को पता होता मंसूबा शुरू करने से पहले कि उसको वो कितनी हार्ड है, कितनी सॉफ्ट है। वहाँ पे नीचे को अंडरग्राउंड को बहुत बड़ा सेटअप या वो तो नहीं चल रहा, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो चेंज करना या तब्दील करना पहले ज़रूरी है, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है, कुछ इनको पता नहीं होता। हाई टेंशन वायर कहाँ से गुजर रही है, उसका क्या करेंगे, डाइवर्जन तो नहीं देनी, उसको कहीं शिफ्ट तो नहीं करना, इनको नहीं पता होता। और यही वजह है कि फिर ये बाद में इस तरह होता है कि जब नोटिस लिया जाता है तो तब हरकत में आते हैं कि जी अब इसको मुकम्मल करना है और आप जो है वो अब फौरी तौर पे अब डेडलाइन दे दें, फलां कर दें। भाई सबसे बड़ी बात ये बेहतर नहीं, बिल्कुल। अच्छा इरफान मलिक, कल की अगर हम सूरत हाल देखें, कल पूरा शहर एक तरह से ट्रैफिक में बिल्कुल ब्लॉक था और हर तरफ मुख्तलिफ शाहराओं पर यही सूरत हाल थी। इस तरह के मंसूबे साथ अगर वजह बन जाए तो शहरी बेचारे कहाँ जाएं? ना बिल्कुल ये बात ठीक है कि जब ये प्रोजेक्ट शुरू किए जाते हैं कोई प्लानिंग नहीं की जाती, वेदर नहीं देखा जाता कि आपका आगे वेदर कैसा जा रहा है, क्योंकि अब खुदाई तो शुरू कर देते हैं। ये आगे अब मॉनसून शुरू हो गया था पिछले 1 माह से, खुदाई का अमल जो है वो उसमें डेफिनेटली काम तो रुकेगा। अब आप देखें मुल्तान रोड जो है ब्लॉक है आपका, आपने खयाबान जना जो रोड है ये सारा ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि इस तरफ इतनी हैवी ट्रैफिक है। सिर्फ वलेंशिया, वापडा टाउन और इसके अलावा दीगर जो वहाँ पे सोसाइटीज़ हैं वो सारे लोग इसी को इस्तेमाल करते थे। ये सड़क आपने ब्लॉक कर दी। कल ऊपर से बारिश हुई, बारिश के बाद सड़कों के ऊपर पानी खड़ा हुआ। अगर सड़क के ऊपर सिर्फ एक पत्थर भी रख दिया जाए ना तो उससे भी ट्रैफिक जो है वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है। अब सूरत हाल ये है कि सड़कों के ऊपर पानी खड़ा रहा और जो तस्वीरें खिंचवाने वाले जो हमारे अफसरान हैं, जो ज़िला इंतज़ामिया के जिनको फ़ोटो सेशन का बहुत शौक़ है, वो लोग फौरी चले जाते हैं, या तो आपको लक्ष्मी चौक में मिलेंगे या किसी एक ऐसी जगह और जहाँ पे पानी होगा वहाँ पे फ़ोटो सेशन करवाएंगे और उसके बाद बूट शूट पहन के आएंगे, फ़ोटो सेशन होगा, उसके बाद वो चले जाएंगे। जो काम करने वाला है वो नहीं करना आपने। सड़कों के ऊपर अगर पानी खड़ा है, आप उसमें सड़कों से पानी निकालने के लिए जो गाड़ियाँ हैं आपकी, आपने जो इन फ़ोटो सेशन जगहों के ऊपर रखी हुई हैं, अगर इनको वहाँ पर यूटिलाइज़ किया जाए, सड़कें आपकी अगर खुश्क होंगी, ट्रैफिक आपकी चलती रहेगी। कल भी इसी तरह हुआ। कल सीटीओ भी जब हमने भी टीवी पे ऑन एयर किया, बाकी मीडिया पे भी ये जब चीज़ हाईलाइट हुई कि ट्रैफिक जो है पूरा शहर इस वक्त बारिश के बाद चौक है। सीटीओ भी बाहर निकले तो उन्होंने एमडी वासा को ये रिक्वेस्ट की कि काइंडली ये इस तरफ भी गौर करें और पानी निकलवाएं ताकि सड़कें जो हैं वो हमारी ठीक रहें। अब यहाँ पे जो सूरत हाल है, ये ड्रेन की आप ये बात कर रहे हैं, तो ड्रेन की इसकी तखीरी की वजह भी यही है, क्योंकि इस बारिश शुरू होगी, बारिश में 1-1.5 माह से काम नहीं हुआ। जहाँ पे आप खुदाई करेंगे आपकी सूरत हाल यही रहेगी। और इन लाइन पे आपने काम शुरू किया, वहाँ पे आपने खुदाई की तो वहाँ पे बारिश हुई तो पूरा जो जितना था वो सारा पानी वहीं पे आ गया, क्योंकि आपके पास इस वक्त निकासी का सिस्टम जो है वो पूरी तरह फ्लॉप हो चुका है। आपने सारा शहर उखाड़ दिया, ड्रेनेज सिस्टम आपके साफ नहीं है, उसकी वजह से उसके अंदर मजीद जो लोड बढ़ गया। ऊपर से कई रास्ते आपने उनको ड्रेनेज को काट दिया। मुल्तान रोड के ऊपर आपने बाकायदा तौर के ऊपर जो ड्रेन है उसको बिल्कुल फारग कर दिया। उसकी वजह से अब सारा शहर जो है इसी तरह उबलता हुआ आपको अनफॉर्चुनेटली सूरत हाल है कि प्रॉपर हिकमत अमली नहीं बनाई जाती है जब भी कोई मंसूबा शुरू किया जाता है, प्लानिंग। और ये ज़रूर कहूँगा मैं यहाँ पे कि ये सबसे ज़्यादा जो भी प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है उसमें ये देखा जाता है, पूरी दुनिया में एडवांस वर्ल्ड ये देखती है कि वहाँ पे जो लाइफ है वो कम से कम मुतासर हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है कि जी आप ट्रैक को किसी तरह जो है ना उस तरह उसको बनाएं कि जो ट्रैफिक है वो भी चलती रहे और सिस्टम भी आपका जो है वो निज़ाम भी आगे बढ़ता रहे। यहाँ पे नहीं है। और दूसरा ये कि आपस में कोई उनका तालमेल नहीं है प्रोजेक्ट्स का, अब सारा शहर ही बंद करके बैठे हुए। बिल्कुल ऐसे ही है। हम गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन अभी मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। जैसे कि ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे सतू कतला ड्रेन मंसूबे के हवाले से, और ट्रैफिक का मसला जो है वो संगीन होता जा रहा है। ज़ाहिर साहब ट्रैफिक का मसला जो है, कल बारिश हुई और इस तरह से जेल रोड पूरा ब्लॉक था, फिर फिरोजपुर रोड के हमने सूरत हाल दिखाई, एक तो ट्रैफिक ब्लॉक, ऊपर से जो हमारी मेट्रो बस गुजर रही है उसका पानी शहरियों के ऊपर आके गुजर रहा है। सबसे बड़ी बात ये कि आप तो ये बात कह रहे हैं कि बारिश के दौरान ये हुआ है। आप सुबह के टाइम आज सुबह देख लेते, यही हाल होता है। छुट्टी के वक्त देख लें, इवनिंग में देख लें। मुझे यहाँ पे हमें सिटी 42 में काम करते हुए इतने साल गुजर गए हैं, 8 साल हो गए हैं।
इससे पहले जो है वो शहर में इस सड़क के ऊपर घूमते हुए, इन्हीं सड़कों के ऊपर घूमते और फिरते हुए जो है वो उम्र गुजर गई। इस जे रोड के ऊपर रात को 8 बजे के बाद ट्रैफिक नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। जब से ये सिग्नल फ्री मनसूबा बना है, अब रात 10 बजे भी आपको यहाँ जे रोड के ऊपर लाइनें लगी होती हैं। वजह यह है कि वो जहाँ पे भी आपका यू टर्न है वहाँ पे बॉटल नेक है। टॉप लेफ्ट वाला जो है वो उसने क्रॉस करने के लिए यू टर्न से जो है ना वो वापस टर्न लेना है, वो राइट लेन में आ रहा है। जो एक्सट्रीम राइट साइड है जो कि फास्ट लेन है सपोजिटली, वो जो है वो अपने ट्रैक के ऊपर रहने के लिए जो है वो राइट से वो लेफ्ट पे जा रहा है। वो अजीब किस्म का जो है ना वो एक वो गुंजल पंजाबी में वो गुंजल पड़े हुए हैं पूरी सड़क के ऊपर। और बजाय इसके सिग्नल फ्री मनसूबा आपके लिए फायदामंद हो, उल्टा उसका नुकसान हो गया। क्यों? और अनसर्टेनिटी बढ़ गई है ट्रैक के ऊपर, सड़कों के ऊपर। ये नाकस इंजीनियरिंग की वजह से, नाकस प्लानिंग की वजह से, बल्कि मैं तो ये कहूँगा नाकस तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, ये ऊट पटांग किस्म की प्लानिंग की वजह से कि वो किसी के ज़हन में, मेरा ख्याल है पता नहीं वो शख्स कौन था जिसने ये डिज़ाइन किया कि इनको सिग्नल फ्री कर लें और इस तरह कर दें, कि उसे पता ही नहीं था कि सिग्नल फ्री होता क्या है। बिल्कुल। अब उसका नुकसान ये हो रहा है कि आप ये देखें कि अनसर्टेनिटी बढ़ गई। अनसर्टेनिटी इन अ सेंस कि अब आपको पता ही नहीं है कि ये क्यों बॉटल नेक बनी हुई है, मेरे आगे गाड़ियों की लाइन क्यों लगी हुई है। पहले बहुत क्लियर था, यू नो कि सामने सिग्नल बंद है, सिग्नल खुला है, मेरी बारी आ गई है। लोग थोड़ा पेशेंस के साथ रहते थे। बिल्कुल। और अगर आपको याद हो तो जे रोड का जो सिग्नल्स के साथ जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो इससे क्वाइट बेहतर था। बिल्कुल। वो सिर्फ आपको 1-8 घंटा दोपहर के वक्त वो रश आवर में जो है ना, क्यों जी मलिक साहब, उसमें आपको प्रॉब्लम होती थी। इसमें एक और चीज़ भी है ना, आपको बताएं कि ट्रैफिक पूरी दुनिया में चलती है ब्लॉक्स के अंदर। एक ब्लॉक आगे आया तो दूसरा ब्लॉक उससे आगे निकल गया, या पीछे वाले ब्लॉक जो हैं वो आगे आगे। यहाँ पे अब सीन ये है कि आपने 3 जो मेन सड़कें हैं आपकी, कनाल रोड, आपका जेल रोड, आपका फिरोजपुर रोड, ये आपने कर दिए सिग्नल फ्री। अब फिरोजपुर रोड की सूरत हाल अगर आप देख लें, यहाँ पे ये सूरत हाल है कि सिग्नल फ्री के ऊपर आप 30 से ज़्यादा जो स्पीड पे गाड़ी नहीं चला सकते। आप इचरे से शुरू हो, मजंग से शुरू हो, उसके बाद आप चले जाएं गुलाब देवी हॉस्पिटल तक। यहाँ पे आपको 30 से ज़्यादा अगर आप स्पीड पे जा रहे हैं तो वो मैं समझता हूँ आपके लिए कोई मौज़ा ही है कि आप 30 से ज़्यादा स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि 30 से ज़्यादा चल ही नहीं सकती। या फिर गाड़ी चलेगी तेज़ आपकी, जहाँ पे आपके वो आ जाएंगे ब्रिजेस आ जाएंगे, ओवरहेड ब्रिज, वहाँ पे आपकी गाड़ी को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा कि आप उसको जहाँ से जंगला शुरू होगा उसमें भी ठीक बात है। लाहौर के जो सड़कें हैं इसमें 40 के करीब ऐसे कट हैं जो यहाँ पे चाइनीज़ इंजीनियर आए, उन्होंने इसका सर्वे किया तो उन्होंने बताया कि ये 40 आपके कट जो हैं ये ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आपकी ट्रैफिक की जो सारे मसाइल हैं वो ये ही 40 कट है। अब आप उस 40 कट को अभी तक ठीक नहीं कर सके, क्योंकि वो ज़्यादातर आपके फिरोजपुर रोड का ये जो 8 किलोमीटर का आपका ट्रैक है ये ब्रिज का, इसके अंदर ये कट मौजूद हैं। उसके साथ आपके जेल रोड के ऊपर, क्योंकि बिल्कुल आप अपने ऑफिस के सामने अगर कट देखें तो इसमें वो जाहिर चौसा वाली बात ठीक है कि बिल्कुल टॉप राइट पे आपका जो है वो कट है। टॉप राइट हमेशा सारी दुनिया के अंदर उसको हाई स्पीड जो लेन है वो उसको यूज़ किया जाता है। जो लोग स्पीड पे जाना चाहते हैं वो राइट साइड पे आएंगे, टॉप राइट पे वो सीधा निकल जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे मसला है कि अगर आप टॉप राइट पे स्पीड करते हैं तो आगे आपको टर्न आ जाता है। अब उस टर्न से मुड़ने के लिए जिस इस तरह वाकई जो वो चौधरी साहब ने कहा कि गुंजल पड़ जाएंगे, तो उस गुंजल का हाल यही होगा कि शहरी जो है वो परेशान होंगे, वो बचाए चीजें ठीक होने का सब उलट हो रहा है। फिरोजपुर रोड के ऊपर जितने भी आपके कट हैं वो सारे कट एक दूसरे के सामने हैं। उसमें एक सूरत हाल ये भी है कि अगर आपके साथ फिरोजपुर रोड के साथ जो लिंक सड़कें हैं, जो उससे बिल्कुल साथ उसके सामने जो क्रॉस करने के लिए सड़कें हैं, उनके सारे के कट सामने हैं। अब होता यह है कि जिसने वन वे, क्योंकि हमारे यहाँ पे वन वे को कंट्रोल करना भी बड़ा एक अजाब है। वन वे को कंट्रोल करने के लिए आपने क्योंकि कट बहुत आगे दे दिए हैं, 1-1 किलोमीटर का आपने उन्हें एक्स्ट्रा जो फ्यूल उन्हें खर्चना पड़ता है, उसकी वजह से आप जब सामने बिल्कुल कट देते हैं तो लोग यही प्रेफर करते हैं कि जो इसको थोड़ा सा हिस्सा जो है इसको वन वे इस्तेमाल करें। उसको वन वे यूज़ करने के लिए आप ये तमाम मसाइल पैदा होते हैं। फिरोजपुर रोड की अगर बात करें, कनाल रोड की बात करें, आप जेल रोड की बात करें, सिर्फ माल रोड ऐसा है जहाँ पे आपको ये जो रिक्शा है ये नहीं मिलेगा, आपको जो
खोता रेड़ी है ये नहीं मिलेगी। गधा रेड़ियाँ जो हैं इतनी हद तक जो है फिरोजपुर रोड के ऊपर, क्योंकि तमाम यहाँ पे आपके जो मार्केट्स हैं, जो उसकी टाइल मार्केट और बाकी जो दीगर मार्केट हैं वो यहाँ पे हैं, तमाम गधा रेड़ियाँ यहाँ पे हैं। आपके तमाम जो ट्रैफिक है वो सारा लोड इन लोगों की वजह से खराब हो रहा है। इनको रोकने के लिए आपके पास कोई प्लानिंग नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस सूरत हाल को जल्दी जो है कंट्रोल होती नजर नहीं आ रही है। उसकी वजह है, देखें दुनिया में जो पिटे हुए और फ्लॉप किस्म के जो आइडियाज है ना, जो शोशे है या शोभदाबाजी जिसे कहते हैं, वो शोभदाबाजी आपने ला के सड़कों के ऊपर रख दी है सिग्नल फ्री के नाम पे। ये वो शोभदाबाजी है जो ना गल्फ में चली, वहाँ पे उन्होंने बाद में ट्रैफिक इंजीनियर्स को बुला के और बाद में जो एक्सपर्ट्स थे पूरी दुनिया से इकट्ठे करके तो उनको जो है ना वो दिखाया, उन्होंने कहा जी ये इसको आप चेंज करें। वहाँ पे चेंज हुआ। जितनी भी एडवांस वर्ड है जो साइंटिफिक अंदाज में ट्रैफिक कंट्रोल करती है, उनके यहाँ जो है वो आज भी ट्रैफिक सिग्नल्स ही चल रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा अक्लमंद है। उनको समझ है कि ये ट्रैफिक जो है वो जिस तरह इरफान बता रहे हैं कि जी ब्लॉक्स में आपने तोड़ तोड़ के चलानी है सही, ताकि सड़क के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव ना हो और तमाम साइडों से आने वाले जो हैं तमाम अतराफ से उनका एक पॉइंट के ऊपर जो पहुंचने का टाइम है वो सेम ना हो जाए। अगली खबर के जाने बढ़ेंगे। हमारे पास अगली खबर है, खुन्नाक फिर सर उठाने लगा है। 6 नए केसेस सामने आए। जाहिर साहब आपकी ये खबर है और एक बार फिर से खुन्नाक का खतरा जो है वो सामने आ रहा है। जी बिल्कुल डेफिनेटली। और ये इस मरतबा जो डिप्थीरिया के केसेस आ रहे हैं उसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो एज फैक्टर इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा। एक तो 1 साल से 10 साल की उम्र तक के बच्चे जो हैं वो इसमें शामिल हैं और सितंबर में जो है वो ये सिग्निफिकेंट्स है, बहुत इंक्रीज जो है ना वो उसमें नज़र आ रहा है, सिग्निफिकेंटली नंबर हाई हो रहा है। और सिर्फ लाहौर में जो है वो सितंबर के दौरान 6 केस तक डिप्थीरिया के रिपोर्ट हुए हैं। मजमूई तौर पे सूबे के दीगर शहरों में भी और लाहौर समेत तो 59 केसेस हो गए हैं इस साल के, जो कि मेरे ख्याल में एक ज़ाहिर काबिल तवज्जो चीज़ है और इसके ऊपर फौरी तशवीश होनी चाहिए, क्योंकि डिप्थीरिया के केसेस इस नहीं आने चाहिए, ना ही इतनी बड़े नंबर में आने चाहिए। और इसके साथ साथ 8 डेथ्स हो चुकी हैं इस साल के दौरान डिप्थीरिया से, जिसे खुन्नाक कहते हैं। अब खुन्नाक से जो अमवात हैं वो इसलिए नहीं होनी चाहिए कि ये एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। हफाजती टीकों का जो प्रोग्राम है उसमें इसकी वैक्सीन शामिल है। ये कोई ऐसी मर्ज नहीं है कि वो अब उसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो नहीं आना चाहिए। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं मैं अर्ज करता हूं, नहीं वैक्सीनेशन है इसमें। कुछ बच्चे हैं जो अनवैक्सीनेटेड हैं, बेशतर ऐसे हैं जो पार्शली वैक्सीनेटेड हैं और कुछ वैक्सीनेटेड भी केसेस इसमें शामिल हैं जो बच्चे आ रहे हैं। अब वो जो सिचुएशन जो एक्सपर्ट्स इसको जिस तरह देख रहे हैं उनका ख्याल है कि जो बूस्टर डोज हम देते थे 18 माह में और उसके बाद जो है वो 4-5 साल की एज के ऊपर जो दी जाती थी, वो बूस्टर डोज बीच में से ड्रॉप हुई है। अच्छा। और वो उसकी वजह से वो इम्यूनिटी का लेवल डेवलप नहीं हो पाता, जिससे जो बड़ी उम्र के बच्चे हैं ख़ास तौर पे, अब 10 साल की उम्र के बच्चे को डिप्थीरिया नहीं होना चाहिए, तो वो उसकी वजह से उनकी जो इम्यूनिटी है वो कम्प्रोमाइज़ रहती है या वीक होती है और उसकी वजह से जो है वो ये वायरस जो है वो उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से ये मर्ज लाहक हो रहा है। ताहम ये अभी तक जितने केसेस आए हैं इसके ऊपर ये महकमा सेहत, EPI, गवर्नमेंट, ये उनके लिए लम्हा फिक्रिया है कि डिप्थीरिया के केसेस वो भी इतनी बड़ी तादाद में, और इसमें सबसे ज़्यादा शेखपुरा और कसूर के केसेस हैं और फिर लाहौर है। तो ये एक जो है वो इनको ये भी देखना चाहिए कि ये क्या फिनोमेना है कि इसी जो है ना वो सिर्फ डिवीजन लाहौर जो डिवीजन है इसी के अंदर सबसे ज़्यादा केसेस हैं और रेस्ट ऑफ द एरियाज में भी आ रहे हैं। अच्छा ज़ाहिर साहब, दावे बड़े किए जाते हैं कि सेहत के मामलात जो हैं उनको ठीक किया जाएगा, उसके बाद ये सूरत हाल है, खुन्नाक के केसेस, डेंगू के केसेस सामने आ रहे हैं, पोलियो के केसेस। यहाँ पे मैं एक सिर्फ जो है वो यहाँ पे कमेंट करूँगा कि दावे ये उसी तरह के हैं जिस तरह आपने ये सिग्नल फ्री बना के दावा किया था, उसी तरह के। वही मेरी बात सुने ना, आपके जो एक्सपर्ट्स हैं, जो ब्रेन है पीछे, वो तो वही है जो आपकी ये सिग्नल फ्री सड़कें बनाता है, वही दिमाग जो है वो सेहत के मंसूबे ठीक करने के लिए बनाता है। तो वो दोनों में क्या डिफरेंस होगा? यहाँ पे वो इसी तरह की में सेहत को रखा जाए। बिल्कुल नहीं प्लानिंग वो आप रखें, लेकिन मसला ये है कि आप में एबिलिटी और कैपेबिलिटी नहीं है। आप चीज़ों को उस तरह लेके आगे चल ही नहीं सकते। आपके पास आप उस तरह का जो
प्रोफेशनलिज्म है, जो उस लेवल का जो आपको एक्सपर्टीज चाहिए, जो साइंटिफिक बेसिस के ऊपर चीज़ें करने वाली हैं वो करें। जब तक आप वो करेंगे नहीं, उनका काम उनके हाथ में नहीं देंगे और आप अपने अरेंजमेंट्स करने की कोशिश करेंगे, तो फिर सेहत क्या, तालीम क्या, और फिर आपकी सड़कें क्या। यही कुछ होगा। इसमें ये भी देखा जाता है कि आप, जैसा आपने पिछले दिनों खबर दी कि शहर के अंदर पोलियो का जो है वो इनके केसेस भी सामने सैंपल उसके जो है पॉजिटिव आ गया। अब उसमें हम जब भी देखते हैं कि इश्तिहारात यही चलते हैं, खबरें भी यही चलती हैं कि पोलियो की वैक्सीनेशन जो की जा रही है, अब फ़लाँ दिन से मुहिम शुरू होगी, अब फ़लाँ दिन से मुहिम शुरू होगी, सारा साल ये मुहिम चलती रहती हैं। उसके बावजूद अगर इस तरह के केसेस सामने आएंगे तो इसका क्या मकसद है, कि इसका क्या मतलब हम ये लें, आपकी कवरेज प्रॉपर नहीं है, आप जो एक तो आपकी कवरेज प्रॉपर नहीं है, और क्या आप जो वैक्सीनेशन दे रहे हैं वो इस मेयार की है कि वो जो आपके जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जो है। और ये जो वैक्सीन वाली बात है, इसके ऊपर जो है वो बड़े अरसे से एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आप इंजेक्टेबल जो वैक्सीन है उसके ऊपर जाएं, IPV पे जाएं। हम अभी भी उस कतरों पे हम हैं ऑरल जो पोलियो वैक्सीन है ना, OPV के ऊपर है। वो कहते हैं कि OPV को छोड़ें आप, अगर आपने बेहतर रिजल्ट्स लेने हैं तो आप IPV पे जाएं, जिसकी वजह से इंजेक्टेबल जो है वो शामिल की गई है EPI में, लेकिन अभी उसको उतना वाइब्रेंट नहीं बनाया गया और उस तरह जो है वो नहीं उसको किया जा रहा। जाहिर है उसके ऊपर उस तरह तवज्जो नहीं दी जा रही। दूसरा सबसे बड़ी बात, जिस तरह इरफान कह रहे हैं, वैक्सीन अपनी जगह, वो उसको भी आप स्ट्रेंथन करें, आपकी कवरेज नहीं है, आप उसके लिए कोई टूल्स इस्तेमाल नहीं कर रहे। आपने आज भी, अच्छा फिर आपकी तो सेंसेस ही नहीं है, आपको पता ही नहीं इस शहर की आबादी कितनी है। बिल्कुल। और मैं बिल्कुल यंग था, बड़ी पुरानी बात है, तब से ये 15 लाख का टारगेट लेके बैठे हुए हैं लाहौर शहर में, और आज भी वो 15 लाख है। और भाई बच्चे 15 लाख से बढ़ गए या कम हुए, कुछ तो हुआ होगा, या 15 लाख का फिगर वहाँ ब्लॉक कर दिया आपने कि ये 15 लाख ही रहने हैं 5 बरस उम्र तक के बच्चे। बिल्कुल। 46,344 असातिज़ा हैं जिनकी भर्ती की मंजूरी दी गई है। भर्तियों का अमल शुरू किया जाएगा, 20 अक्टूबर को इश्तिहार दिया जाएगा। इरफान मलिक, इश्तिहार दिए जाते हैं और भर्तियाँ की जाती हैं, लेकिन बाद में जो उम्मीदवार हैं उनकी शिकायत वहाँ की वहाँ नज़र आती हैं कि भर्तियों का अमल शफाफ नहीं हुआ और उनको जो है मेरिट पर होने के बावजूद जो है वो सीट नहीं दी गई। भर्तियों का अमल शफाफ होना हो, इन लोगों की चले रोटी रोज़ी तो लगेगी। हाँ। इसमें आपको बताएं कि आपके लाहौर के अंदर ही कई ऐसे स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल, जहाँ पे टीचर्स आपको भर्ती हुए नज़र तो आएंगे, आपके कागजात में टीचर वहाँ पे मौजूद होंगे, लेकिन आपको वहाँ पे टीचर नज़र नहीं आएंगे। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे आपका कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। आपने कभी इन लोगों को पूछना गवारा नहीं किया कि आपके जब भी टॉप पोजीशंस आई स्कूल्स में, वो आपके प्राइवेट स्कूल्स, वो आपके बड़े बड़े स्कूल जो बड़ी बड़ी फीसें ले रहे हैं उनके बच्चों से आई। कभी आपने सरकारी स्कूल के बच्चे को देखा कि किसी ने टॉप किया? उसकी क्या वजह है कि वहाँ पे आप अपना तालीम का म्यार ही नहीं दे सके, आप अपने वो लोगों को उस तरह एजुकेट कर ही नहीं पा रहे। आप क्या करते हैं कि ऐसे स्कूल जो हैं, ये 46,000 पूरे पंजाब के अंदर इनकी भर्ती कर ली जाएगी और ये 46,000 जो इनकी सैलरीज लग जाएंगी, सारा कुछ हो जाएगा। इसमें पहले तो ये फ़ंड खाए जाएंगे इन लोगों को भर्ती करने के चक्कर में, क्योंकि ये NTS के थ्रू तो होनी नहीं ये भर्ती। ये सारी भर्ती जो है वो होनी कैसे है कि ये MPA साहब ने कहा, ये MNA साहब ने कहा, और ये इस तरह के मामला चलेंगे या लिस्टें तैयार हो जाएंगी। उसी वजह से आप इन लोगों को पूछ नहीं सकते, क्योंकि आपने आगे लेने हैं वोट, आपका इलेक्शन आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें की जाएंगी तो उसके बाद ही आप वोट ले सकेंगे। इसके अलावा आपको ये 46,000 जो भर्तियां ना, ये जिस तरह इरफान कह रहे हैं, ये शफाफ अंदाज में भर्ती का तो जो है ना सिर्फ ऐलान ही होता है, दावा ही किया जाता है। और इस सूरत हाल में आप देखिए सफ़र कौन कर रहे हैं। एक जो है वो एक साहब बगल में दाबे एक फाइल जो है ना वो नमूदार होते हैं, और वो सब पूरी सरकार को, तमाम महकमों को पता है कि वो साहब कहाँ से आते हैं, किसके कहने पे आते हैं, और हर जगह पे वो हेल्थ में हर जगह पे ऐसे ही होता है। वो फाइल उनके हाथ में होती है, वो एक लिस्ट जो है ना वो इनके हवाले करते हैं टॉप मैन के, और वो कहते हैं कि जी ये है जी, ये आपको पता ही नहीं ये मेरिट है। अच्छा, ये वैसे मुझे नहीं आज तक समझ आई कि उनको इतनी दूर अपने ऑफिस में बैठे कैसे, उनका वजदान कितना ज़बरदस्त, वो देखें कि इंट्यूशन होती है उनको कि वहाँ बैठे बैठे उन्हें पता चल जाता है कि फलां महकमे में जो भर्ती हो रही है ना उसमें मेरिट पे ये लोग फॉल करने चाहिए। मतलब सब बड़ा ये इसको वैसे उसका उनको क्रेडिट मिलना चाहिए। बाकी जहाँ तक इरफान ने बात की ना कि टीचर्स, मैं इससे थोड़ा सा इनसे डिफर करूँगा, टीचर का कसूर नहीं है। आपने सरकारी स्कूलों का कभी माहौल देखा है? वहाँ पे टीचर से आप काम ही नहीं ले रहे, पढ़े लिखे लोग हैं,
जो बच्चे हैं भी वो जो वहाँ पढ़ा रहे हैं पढ़े लिखे हैं, सारा कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप उनसे काम नहीं ले रहे। प्राइवेट स्कूल में आप प्रोफेशनलिज्म के साथ उनसे काम ले रहे हैं, वो पढ़ाते हैं तो रिजल्ट दे देते हैं। यहाँ पे इन्होंने टीचर को संतरी बनाया हुआ है। अब मसलन आजकल एक इन्होंने शोशा छोड़ा हुआ है बाबुओं ने कि जी एनरोलमेंट पूरी कर दें, बच्चे पूरे कर दें, और आपको पता है वो कैसे होने हैं पूरे? सही, ये कोई नहीं बताता ना कि पूरे कैसे करने हैं। अब हो ये रहा है कि ईडीओज नीचे डंडा दे रहे हैं टीचर्स को कि टीचर्स बच्चे पूरे करें। अब टीचर माँ बाप की मिन्नतें कर रहे हैं कि जी अल्लाह का वास्ता हमारे टीचर्स इन कामों पे लग जाएंगे तो तालीम का एक दूसरे के स्कूल के बच्चे छीन रहे हैं। मलिक साहब के स्कूल के बच्चों को मैं तोड़ रहा हूँ कि जी इधर नहीं, ये नहीं अच्छा स्कूल। मलिक साहब अच्छा, वही ना, टीचर्स अपने काम से हट गए या दूसरे कामों पे लग गए तो तालीम का मयार करेगा। स्टूपिड जो है ना वो प्लानिंग है और उसका जो है ना वो यही नतीजा निकलेगा फिर। सही। जाहिर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इरफान मलिक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज की हमने टॉप स्टोरीज डिस्कस की हैं। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर इस्माइल कुरैशी, जो कि लाहौर बोर्ड के चेयरमैन हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, एक तो प्रोफेसर चौधरी मोहम्मद इस्माइल, सही कुरैशी नहीं कहना जी, प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी, प्रोफेसर चौधरी मोहम्मद इस्माइल, सही चौधरी मोहम्मद इस्माइल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो खुश आमदीद प्रोग्राम में आपको कहेंगे, और सबसे पहले मैं ये आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने जैसा कि 16 अगस्त को बताया कि आपने तैनाती आपकी हुई है, तो सिस्टम में जो चीज़ें आपको लगती हैं कि यहाँ बेहतरी होनी चाहिए, वो चीज़ें क्या क्या? बेसिकली हम जो हमारे यहाँ ये जो सिस्टम है जिसमें FSC का इम्तहान ख़ास तौर पे और मैट्रिक का इम्तहान ज़रा उससे पहले एक लेवल आता है, FSC का इम्तहान या FA का उसके बाद आता है, ये हमारे मुल्क के एनवायरनमेंट के हवाले से और एजुकेशनल रिक्वायरमेंट के हवाले से ये एक टर्मिनल एग्ज़ामिनेशन है। ऐसा इम्तहान है जो बच्चों की ज़िंदगी के रुख का तयन करता है, और मेरे ख़्याल में ये हमारे मुल्क में होने वाले सभी इम्तहानों में से सबसे अहम और सबसे बड़ा इम्तहान है। ना सिर्फ स्टूडेंट्स के क्वांटम के हवाले से हम कहें कि इतने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इम्तहान देते हैं, बल्कि इसकी अहमियत के हवाले से। यानी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मेडिकल के फील्ड को मुंतखब करते हैं, बहुत सारे इंजीनियर के फील्ड को मुंतखब करते हैं, और वो उनके सामने बाद में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अगर आएँ भी तो वो बिल्कुल उस तरफ जाते ही नहीं। मिसाल के तौर पर कि कितने ही लोग हैं जो कि मेडिकल के शोबे को मुंतखब करते हैं या इंजीनियर के शोबे को मुंतखब करते हैं, वो बाद में जो हमारे मुल्क का सबसे बड़ा इम्तहान जिसे हम कहते हैं कंपटीशन का इम्तहान, CSS का इम्तहान, वो उसमें नहीं जाते। वो जाते नहीं, क्यों? वो दे आर सेटिस्फाइड विद देयर चॉइस। इसलिए सारी कंसंट्रेशन जो है वो इस इम्तहान पे आके हो जाती है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई हमें काम करने की ज़रूरत है, अगर कोई हमारे एग्ज़ामिनेशन सिस्टम में कोई इस्लाह करने की ज़रूरत है, तो वो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम के थ्रू है। बिल्कुल। जैसे एक चीज़ लिक्विड फॉर्म में है, मतलब आपने गिलास के अंदर पानी डाला है, तो अगर गिलास का शेप चौकोर चौरस हो जाए तो पानी भी चौरस हो जाएगा, गोल कर देंगे तो गोल हो जाएगा। अगर इस पानी को प्लेट में डाल देंगे तो प्लेट की तरह, तश्तरी की तरह हो जाएगा। यानी हमारे बच्चों के अंदर जो टैलेंट है उसने कौन सी शक्ल अख्तियार करनी है और कैसे दुनिया के आज की कम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर कैसे मुकाबला करना है, उसके लिए हमने उनको तैयार करना है थ्रू एग्ज़ामिनेशन सिस्टम। हमने उनकी सलाहियतों को चैनलाइज करना है थ्रू एग्ज़ामिनेशन सिस्टम। अब एग्ज़ामिनेशन सिस्टम की जैसा कि आप बात कर रहे हैं, तो वो उसमें कहाँ आप समझते हैं कि बेहतरी लानी चाहिए? जो चीज़ें हैं उनको चेंज करना चाहिए। एग्ज़ामिनेशन सिस्टम के अंदर मतलब फ़ी ज़माना जो हमारे मुल्क के हालात हैं, इसमें आप देखें कि हमारे मुल्क के अंदर दूसरे की तरह अपॉर्चुनिटीज़ उनके मुकाबले में कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरे मुल्कों में अगर आप देखें, अगर एक बच्चा स्पोर्ट्स में आगे निकल जाता है बड़ी अच्छी लाइफ गुजारता है, कोई म्यूज़िक में आगे निकल जाता है बहुत अच्छी लाइफ गुजारता है, कोई आर्ट्स के किसी शोबे में निकल जाता है, किसी भी और शोबे में निकल जाता है। हमारे मुल्क में रहस है कि अब जो कंपटीशन की कंसंट्रेशन आ रही है वो मेडिकल और नॉन मेडिकल पे आ रही है।
यानी सारे बच्चे चाहते हैं हम मेडिकल में चले जाएं, सारे बच्चे कहते हैं हम इंजीनियरिंग में चले जाएं, तो इससे ये सारी कंसंट्रेशन इधर आ गई। तो लिहाजा हमें इसको यहीं पर हमारे बच्चों को एग्ज़ामिनेशन के थ्रू, एक तो इसमें सिस्टम में हमारे ऐसी ओपनिंग होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं, क्योंकि इतना अर्सा मैंने टीचिंग भी की है, हमारे बोर्ड के अंदर मैट्रिक लेवल पे एक साइंस का ग्रुप है, एक आर्ट्स का ग्रुप है, एक ह्यूमैनिटीज़ जैसे कहते हैं, सब्जेक्ट्स के ग्रुप्स बना दिए गए। इसी तरह एफएससी में भी आप देखें, एक मेडिकल है, एक नॉन मेडिकल है, एक आर्ट्स का ग्रुप। अगर इस कंपटीशन में फ़र्ज़ करें एक बच्चा मेडिकल में नहीं जा सकता, बेयरली थोड़े से नंबरों से रह जाता है, बायो पढ़ के सही, वो नहीं जा सकता, तो उसके सामने क्या ऑप्शन है? फिर वो क्या करता है, फिर वो नॉन मेडिकल के लिए एडिशनल मैथ का इम्तहान देता है कि मैं उस तरफ चला जाऊं। सही। अब इसी तरह अगर एक बच्चे के नॉन मेडिकल में नहीं होता तो फिर उसके सामने क्या ऑप्शन है? तो बीइंग टीचर मैंने देखा हमारे पास जब बच्चे आके दाखिल होते हैं, कॉलेज में आते हैं, एफएससी तक बच्चे ठीक पढ़ते रहते हैं। सही। एफएससी में आके अब देखें, मेडिकल की, नॉन मेडिकल की तो लिमिटेड सीट्स हैं, सही। उतने बच्चों ने ही जाना है। अब उसके बाद जो रिमेनिंग बच्चे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि उनमें भी बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, और जब वो मेरिट नहीं बना सकते तो उनके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन होती है, बिल्कुल, उनके अंदर जो मायूसी उनके होती है उनके अंदर, सही, और उसमें हमारे सिस्टम के अंदर वो चॉइस नहीं है कि वो पीछे किधर निकल सकते। अच्छा प्रोफेसर साहब, यहाँ पे मैं आपसे ये बात जानना चाहूँगी, हमारे यहाँ अब एक ये चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ गया। पहले जब ये चीज़ें ज़्यादा देखने में नहीं आती थी, पेपर चेकिंग में बहुत ज़्यादा मसाइल, हर दूसरा बच्चा जो है वो ये शिकायत कर रहा है कि भाई उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ था, उसके नंबर कम आए हैं। ये सिस्टम जो है पेपर चेकिंग का सिस्टम, इसमें क्या चेंजेस लाई गई हैं? अब क्यों इतनी शिकायत ज़्यादा आ रही हैं? उसमें एक तो वही बात मैंने कि हमारे इस वक्त जो है ना कंपटीशन एक बहुत है, और ये हमारे मुल्क के अंदर जैसे मैंने बताया ना, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, कम है। चाहे कोई पेरेंट, आप उसे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट कह लें, कोई ब्यूरोक्रेट कह लें, कोई और कोई किसी फील्ड का टॉप का बंदा कह लें, उसको भी आज हमारे मुल्क में ये पता है कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल तालीम में है। बिल्कुल। हर आदमी अपने सारे वसाइल, चाहे वो कोई मैकेनिक है, चाहे वो कोई सनतकार है, वो अपने बेहतरीन वसाइल अपने बच्चे पे खर्च कर रहा है, वो सारी अपनी जमा पूंजी उस पर लगाने के लिए तैयार है। तो इस माहौल के अंदर एग्जामिनेशन सिस्टम के ऊपर सारा स्ट्रेस, कंसंट्रेशन सही ठीक हो गया। फिर बच्चों की एक नफ्सियात होती है, मैंने देखा खुद कि बच्चे का सारा पेपर भी अगर गलत है तो घर आके बताएगा नहीं अबू मेरा पेपर तो ठीक हुआ था, पता नहीं इन्होंने क्या कर दिया, वो नहीं मानने को तैयार। कई दफ़ा ऐसे हुआ कि कोई मिलने वाला कोई दोस्त आया, उसने कहा कि जी मेरे बेटे का पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था, नंबर नहीं सही आया, भाई रीचेकिंग करा ले। जब उन्होंने कहा रीचेकिंग करा लें, तो मैं मुल्तान में रीचेकिंग भी मैं काफ़ी अर्सा करता हूँ। जब उनका पेपर सामने आया तो पता चला कि इस बच्चे के तो सवाल ही गलत हैं। सही। तो फिर वालिदैन को बताया कि नहीं इसके तो सवाल ही गलत हैं, नंबर कैसे लगे। सही। तो बच्चा वालिदैन के सामने नहीं बताता सच्ची बात, इसलिए एक तो शिकायत है। नंबर 2, हमारे एग्जामिनेशन के अंदर ये जो अब तकरीबन ये जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट एफएससी के, उर्दू, इंग्लिश और तीनों साइंस के सब्जेक्ट, उसमें बायो कह लें, केमिस्ट्री कह लें, फिजिक्स कह लें, मेडिकल के नॉन मेडिकल में मैथ कर दे बायो को हटा के, इनके जो पेपर है ना हमारे इक्वल वेटेज पे बनते हैं। सही। हमारे सारे बोर्ड्स के लोग पेपर सेटर्स, मिसाल के तौर पर मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो हम 8-9 के 9 बोर्ड का एक आदमी सही इंग्लिश सब्जेक्ट से जो मुंतखब होगा, जो डेफिनेटली सीनियर भी होगा, एक्सपीरियंस भी होगा, वो उसको एक पेपर बनाने से पहले एक मीटिंग होगी, वहाँ पर 9 के 9 बंदे बैठेंगे और 9 के 9 बंदे बैठकर उनको बताया जाएगा कि आपने पेपर बनाते वक्त ये चीज़ों का
फ़लाँ चैप्टर से इतने देने, फ़लाँ से इतने, फिर वो कैसे पेपर बनता है। ये चीज़ भी एक बहुत ज़रूरी है बताने के लिए कि मैंने अगर फ़र्ज़ करो 2 पेपर बनाने हैं, एक सुबह के लिए एक शाम के लिए, दूसरे लोगों ने भी 2-2 पेपर बनाने हैं, तो पेपर कैसे बनेगा? पेपर बनेगा अगर पेपर में 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन में से जो पहला क्वेश्चन है वो मैं लिखूंगा एक पेज पर। अगर एक की बजाय वो 2 पेजों पे आता 2 पे लिख दूंगा, 1.5 पे आता 1.5 पे लिख देंगे। जब दूसरा क्वेश्चन आएगा तो फिर मैं उसके लिए नया पेज लूँगा। अच्छा, आगे उस पेज पे एक रिमेनिंग पोर्शन पे कंटिन्यू नहीं करेंगे, नया पेज लगाएंगे। जब तीसरा क्वेश्चन आएगा तो अगला पेज लगेगा, चौथा आएगा तो अगला पेज लगेगा, चाहे एक लाइन पे क्वेश्चन हो। अच्छा, नया पेज हो। इसमें क्या फ़लसफ़ा है, क्या इसमें हिकमत अमली है? अब 10 क्वेश्चन बना लिए, लिख लिए, फ़र्ज़ करें उसके 10 पेज बने। उसके बाद दूसरा बंदा जो दूसरे बोर्ड से आया, फ़र्ज़ करें डीजी खां से, अच्छा, उसने भी पेपर बनाया, उसने भी 10 पेज बनाए। यानी सब अपने अपने अपना पेपर बनाएंगे। ठीक है। एक आदमी कोऑर्डिनेट करेगा। अच्छा, और वो कोऑर्डिनेटर क्या करेगा, वो जब 10 ने बना दिया अपने अपने 10 पेपर इकट्ठे करके दे दिए, अब फिर उसने क्या करना है, उसने उन 10 में से मेरा फर्स्ट क्वेश्चन उठा लिया फॉर एग्जांपल, सही, उनका दूसरा उठा लिया, ठीक है, उनका तीसरा उठा लिया, उनका चौथा उठा लिया, पांचवा, एक एक क्वेश्चन उठा के एक अलग पेपर बना दिया, ठीक हो गया, इकट्ठा कर दिया। सही। फिर दूसरा बनाना है तो मेरा दूसरा ले लिया, उनका तीसरा ले लिया, चौथा, रैंडमली। इस तरह उसने, जो हम 10 बंदे बैठे हैं या 9 बैठे हैं, 9 पेपर हमने बनाए, उसने 9 को शफल कर दिया, सही, अपनी मर्जी से। उसके पास तरतीब उसकी अपनी मर्जी है, ठीक, जो कोऑर्डिनेटर है। अच्छा, ये एक प्रॉपर हिकमत अमली है और एक प्रॉपर वर्किंग प्रोसेस है। ये बहुत साइंटिफिक तरीका है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो 10 पेपर उसने इकट्ठे कर लिए, कंपाइल कर लिए कोऑर्डिनेटर। अब उस कोऑर्डिनेटर ने उनमें से एक पर्चा, कोई एक जो मुख्तलिफ लोगों पे मुश्तमिल है जी, वो उसने भेज दिया डीजी खां बोर्ड में। अच्छा, एक भेज दिया लाहौर बोर्ड में, एक भेज दिया सरगोदा बोर्ड में। इस तरह सब में वो एक एक पर्चा चला गया। सही। अब मैं फर्ज करो पेपर सेटर हूँ, मेरा बेटा इम्तहान दे रहा है, मैं नहीं उसे बता सकता कि पेपर में क्या है, सही, चाहे मैं चाहूँ भी। ठीक, मैं लाख कोशिश, मुझे पता ही नहीं। अब हम पेपर कितने बनाते हैं, मिसाल के तौर पर मैं इंग्लिश में पेपर सेट कर, हम 6 पेपर बनाते हैं। प्रोफेसर साहब, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये अभी पीछे जो पेपर्स हुए हैं, पेपर लीक आउट होने की खबरें भी आई हैं कि इम्तिहानी सेंटर में पेपर पहुँचने के बाद ये, वो मैं बताता हूँ। उसमें ये है, देखें, जैसे हम देखते हैं ना कि इतनी बड़ी हमारी मशीनरी है सिक्योरिटी के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, उसके बावजूद मुख्तलिफ जगह पे मिसहैप हो जाते हैं। इम्तिहानी मराकज़ में दफ़ा 144 नाफिज़ नहीं, वैसे मैं जनरल बात कर रहा हूँ, अमन अमा के हवाले से। इतने बड़े हमारे अदारे हैं, इतना बड़ा उनका सारा सिस्टम है, इसके बावजूद कहीं कोई छोटे मोटे वाक़यात होते रहते हैं। इसी तरह ये एक, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना, लॉ ब्रेकर्स आर मोर इंटेलिजेंट दैन द लॉ मेकर्स। ये एक टसल है, टग ऑफ वॉर है बिटवीन द वायलेटर्स एंड बिटवीन द इम्प्लीमेंटेटर्स। यानी जो लोग कानून नाफज करते हैं और जो कानून की वायलेशन करते हैं। और उसके अंदर ये जो जदीद जो टेक्नोलॉजी आ गई हमारी, मोबाइल है या दूसरी चीज़ें हैं, इस सिलसिले में कहीं, मिसाल के तौर पर आज हम बच्चे की जो सर्च करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि अंदर मोबाइल ना लेके जाए, उसके अंदर और कोई चीज़ ना हो। अब वो जो पुराने ट्रेडिशनल तरीके थे कि बंदे किताब लेके चले गए, बूटी लगा रहे हैं, सही, वो तो ख़त्म हो गए। लेकिन ये जो कहीं से फ़र्ज़ करो किसी जगह पे कोई, मिसाल के तौर पर अब हमारे यहाँ यूनिफॉर्म डेट शीट होती है, सारे पंजाब में एक डेट शीट है, सही। अगर आज इंग्लिश का पर्चा तो सारे पंजाब में आज होगा। हमारा पेपर पैटर्न जो है उसमें तब्दीली लाई गई है और उससे फ़ायदे क्या हुए हैं और उस तब्दीली का मकसद क्या था। मुझे लेकिन एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे तो आपसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। प्रोफेसर साहब, आपसे जानना ये चाहूँगी, पेपर जो है हमारा
आपने सारा प्रोसीजर बता दिया कि उसका क्या तरीक़ेकार होता है, सेलेक्ट कैसे किया जाता है, बनाया कैसे जाता है। उसके बाद जो है मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ये शिकायत करते नज़र आते हैं कि उनके पेपर्स जो हैं वो समटाइम उनको समझ नहीं आता कि कंडक्ट कैसे करना है, क्योंकि 5 साल से आपने जैसा कि बताया कि ये तरीका राइज हुआ है। तो इसके लिए क्या प्रोसीजर, हर साल क्या आप ये प्रैक्टिस कराते हैं स्टूडेंट्स को कि उन्हें पता चल जाए कि पेपर को किस तरह से अटैम्प्ट करना है? ये अप्रूव्ड पैटर्न है और इसका बाकायदा नोटिफिकेशन करके मॉडल पेपर बनाते हैं और मुतलका तमाम एफिलेटेड अदारों में भेजा जाता है। सही। कि ये पेपर का ऐसे पैटर्न होगा और वो तमाम अदारों में नोटिफाई किया जाता है और तमाम बच्चों को उसके बारे में बताया जाता है। इसमें कोई अबहाम या कोई इसमें शक शुबा वाली बात ही नहीं है, कोई बच्चा इसमें कहे कि नहीं। और दूसरी बात यह है कि अपना जो भी आजकल तो जो भी बच्चा दे रहा है वो पहले पिछले साल का पैटर्न पेपर देखता है, उसमें हम कोई चेंजिंग मतलब ये कोई चेंज ऐसे नहीं कि हाँ अप्रूव्ड पैटर्न है और उसको नोटिफाइड है बाकायदा से, एक एक नंबर कैलकुलेट करके बाकायदा तयशुदा तरीके के तहत, सही, उसमें कोई तब्दीली नहीं होती। सही। दूसरा मैं आपसे जानना चाहूँगी पेपर चेकिंग का प्रोसीजर आपके यहाँ क्या है? टीचर्स जो सिलेक्ट किए जाते हैं वो किन बुनियादों पर सिलेक्ट किए जाते हैं और फिर जब वो टीचर्स पेपर चेक करते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार है? उसका तरीक़ाकार ये है कि पहली बात ये है, जैसे मैंने अभी बताया कि पेपर की सेटिंग के दौरान हम तमाम लोग इकट्ठे बैठ के इंटर प्रोविंशियल लेवल पे पेपर बनाते हैं। सही। इसी तरह पेपर चेकिंग का भी तरीका उससे भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। मिसाल के तौर पर ये जो 5 सब्जेक्ट हैं ख़ास तौर पे जो मैंने बताया जो ज़्यादा मैटर करते हैं, मेडिकल के नॉन मेडिकल के, और उसमें आर्ट्स के जो 2 सब्जेक्ट हैं, चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट क्यों ना, इंग्लिश उर्दू और ये मुताला पाकिस्तान और इस्लामियात, ये तो इंटर बोर्ड मार्किंग होती है। अच्छा। इंटर बोर्ड का मतलब है लाहौर के पेपर जो हैं वो गुजरांवाले चले जाएंगे, सियालकोट उधर डीजी खां बोर्ड में चले, एक मतलब फ़र्ज़ करो हमें दूसरे बोर्डों से 10,000 पेपर आ रहे हैं, हम 10,000 पेपर अपने उन बोर्डों को देंगे, सही। उसको तय करेंगे भी फ़लाँ के इतने, फ़लाँ के इतने, फ़लाँ के इतने, उसकी नंबर स्टूडेंट के नंबर को देख के एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत सही वो उस बोर्ड के पर्चे उस बोर्ड में चेक नहीं होंगे। अच्छा जी, पहले उस पेपर के ऊपर फिक्टिशियस नंबर लगेगा थ्रू कंप्यूटर। अच्छा। हर चीज़ कंप्लीटली ऑटोमेटेड और कंप्यूटराइज्ड है। सही सही। उस पर नंबर लगेगा, उस पर बाकायदा बार कोड लगा होगा। सही। यानी जैसे हम बाजार में चीज़ लेने जाते हैं ना, वो स्कैनर लगाते हैं तो कीमत आ जाती है। सही सही। हमें नहीं पता चलता, स्कैनर बताता है। इसी तरह हमारे पेपर के पेशानी के ऊपर एक बार कोड बना हुआ है। यानी यहाँ पे वो तलबा जो कि शिकायत करते दिखाई वो देते ज़्यादातर बेबुनियाद है। बिल्कुल बेबुनियाद, क्योंकि जो तरीकाकार आप बता रहे हैं वो ये कंप्लीटली हमारा रिजल्ट जो है ऑटोमेशन पे जाता है। हम हाथों से जमा खर्च नहीं करते। सही। हमारा कंप्यूटर रीडेबल सिस्टम है जिसके अंदर हम वो डालते हैं जो उनकी कवर शीट और रोल पर, यानी हर पेपर के ऊपर एक शीट लगी हुई है जो कंप्यूटर रीडेबल है। सही। और उसमें एक रोल पार्ट होता है सही। जिसमें रोल नंबर और बच्चे के एंट्रीज हैं, कवायफ हैं, और एक है अवार्ड पार्ट जिसमें क्वेश्चन वाइज उसके नंबर शामिल है। पहले क्वेश्चन में इतने नंबर लिए, वो बंदे ने उसको चेक करके मार्क करके उसमें कर दिया। उसके बाद उसको कंप्यूटर के कंप्लीटली ऑटोमेटेड सिस्टम के ज़रिए गुजार के उसकी रीडिंग ली जाती है और फिर उसके बाद उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाता है। उसमें ये कोई उसमें शायबा नहीं है कि भाई कोई उसमें बंदा कोई वो करे या बाकी। जहाँ तक चेकिंग की बात है, चेकिंग के लिए जो पहली बात ये है कि हर पेपर सेटर हेड एग्जामिनर है। ठीक। और उसके बाद हेड एग्जामिनर के साथ जो सब एग्जामिनर काम करते हैं वो सारे सीनियर लोग होते हैं, एक्सपीरियंस लोग होते हैं, और थ्रू स्पेशल ब्रांच हम उनकी वेरिफिकेशन कराते हैं अबाउट देयर इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी। ठीक। अगर कोई किसी बंदे के बारे में हमें कोई रिपोर्ट या सुस्ती कायली या कोई ऐसी मिलती है, हम उसको डिबार कर देते हैं। सही। यहाँ तक तो आपने सारा प्रोसीजर बता दिया। अब जब बात आ जाती है इम्तिहानी मराकज़ में, वहाँ पर देखा जाता है कि कुछ असातिज़ा जो हैं वो मतलब स्टूडेंट्स से बहुत सी शिकायत देखने में आती हैं कि पेपर बताया जा रहा है या हेल्प की जा रही है स्टूडेंट्स की। उसके लिए क्या है? उसके लिए मैं बताता हूँ, ये भी बच्चे तो मतलब मिसाल के तौर पर हम पेपर देते हैं ना, हमारा पेपर जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के अंदर हर बच्चे के पास डिफरेंट पेपर है। सही। यानी हर चौथे हर मतलब है
पेपर जब रिपीट होगा 1 2 3 4 5वें बच्चे के पास वो पहले वाला पेपर आएगा दोबारा। सही। ये नहीं कि पहले के पास भी वही है दूसरे के पास भी, यानी पेपर जो ऑब्जेक्टिव टाइप है जिसमें ये एहतमाल है कि ये नकल ना हो जाए, देख ना ले, वो उसकी स्कीम ही और है। बिल्कुल। यानी हाँ, वो जो स्कीम पहले वाले बच्चे के पास है वो 5वें पे जाकर रिपीट होगी। सही। उसमें कोई मतलब ऐसा एहतमाल हो नहीं सकता। लिहाजा अगर एक बच्चा तैयारी नहीं करके आया या कोई ऐसे इतने, वो तो कह सकता है कोई ऐसे बच्चे जो हुए, बच्चे हमारे ही हैं ना, उन्होंने बहाने बनानी है, कोई नहीं ऐसी बात, बच्चों की बातें अच्छी लगती है। तो कहने का मतलब हमारे सिस्टम के अंदर कोई ऐसी, और उसके बाद फिर उसमें कोई अब वो जैसे कोई बूटी लगा रहा है, वो दौर ख़त्म हो गए। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से जो इक़दाम किए, जो इसको मतलब बूटी माफिया को, जो उसके ख़िलाफ़ कानून बनाया, उनकी गिरफ़्तारी, उनके सारे सिलसिले, यानी हमारे पास हमने, मैं अभी सुबह से मैं कुछ 4-5 सेंटर में खुद चेक करके हैं। मैं अब आपके पास आने से पहले 4-5 सेंटर मैं खुद गया हूँ। हमारे कंट्रोलर साहब अभी भी बाहर है, सेक्रेटरी साहब अभी चेक करती हैं हमारे। फिर इसके अलावा बोर्ड के प्रिंसिपल ऑफिसर्स के अलावा हमने जो सीनियर प्रिंसिपल्स हैं वो मोबाइल इंस्पेक्टर लगाए हैं। अच्छा। वो किसी भी सेंटर में किसी वक्त जाके चेक करते हैं। सीनियर प्रोफेसर्स हैं और वो उसको चेक करते हैं। फिर सुपरिटेंडेंट के साथ हर कॉलेज में, स्कूल में जहाँ इम्तहान हो रहा है उसका प्रिंसिपल भी रेजिडेंट इंस्पेक्टर है। अच्छा, ये जो सारा कुछ आप बता रहे हैं, इसके बावजूद हमने बहुत सी खबरें ऐसी चलाई हैं कि इम्तिहानी मरकज़ के बाहर ही पेपर शुरू होने से पहले ही पेपर आउट हुआ है और स्टूडेंट्स के हाथ में पूरा पेपर मौजूद है। मैं बता रहा हूँ कि अगर आजकल ये जो टेक्नोलॉजी का दौर है ना, मिसाल के तौर पर मैं अभी व्हाट्सएप कर दूँ तो सारी दुनिया में अभी आ जाएगा। बिल्कुल। बाज़ औक़ात कभी किसी जगह से कोई ऐसी, मिसाल के तौर पर कोई दूर दराज इलाका है, वहाँ पे कोई अगर किसी ने पेपर, बच्चे ने, या जितने मिसाल के तौर पर हमारे अब ये लॉरेंस रोड पे इस वक्त 19 सेंटर चल रहे हैं। सही। हज़ारों की तादाद में बच्चे दे रहे हैं। उसमें अगर फ़र्ज़ करें किसी जगह पे बच्चा जो है उसके पास मोबाइल रह गया या वो ले गया दानिस्ता या कोई ऐसी बात हो गई, उसने उसको व्हाट्सएप कर दिया। सही। तो लिहाजा उससे ये होता है कि भाई लगता है कि जैसे ये पर्चा सारा आउट हो गया। सही। लेकिन अब हमारे पास ये ऑप्शन है, हमने उसका चेक किया, साथ साथ मेजर्स अडॉप्ट कर। पेपर के अंदर मतलब हर बच्चे के पास मुख्तलिफ पेपर है। सही। जैसे मैं बता रहा हूँ। उसके अलावा सर्चिंग थ्रू वॉक, मतलब वॉक थ्रू गेट्स। अच्छा। और हर बच्चे के पास हमने किसी के सवाल पर हमारा जो अच्छा, हमारा जो सुपरिटेंडेंट है उसका भी, उसके भी पास मोबाइल नहीं है। अच्छा। जो उसके निगरान है, जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, उसके पास भी मोबाइल नहीं है। उन्होंने सेंटर में जाने से पहले अपने मोबाइल कॉलेज या स्कूल के रेजिडेंट, जो प्रिंसिपल है जिसको हम रेजिडेंट इंस्पेक्टर है, उसके पास जमा कराने हैं। इन केस कि उसको ज़रूरत पड़ती है, कहीं कॉल करनी है इमरजेंसी, सेंटर में, बोर्ड में, कहीं, वो प्रिंसिपल के पास जाएगा, वहाँ से जाके कॉल करेगा। सही। हमने सुपरिटेंडेंट को भी ये इजाज़त नहीं दी कि उसके पास मोबाइल। मैं अब बीइंग चेयरमैन, मैं सेंटर में गया हूँ, मैं मोबाइल में अपने बाहर ड्राइवर को पकड़ा के मैं मोबाइल के साथ सेंटर नहीं जाता। सही। सही। यानी इसके लिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि भाई कोई ऐसा शायबा ना हो। लेकिन हमारे यहाँ बहुत दूर दराज के भी सेंटर, मिसाल के तौर पर ऐसी जगहों पे भी सेंटर हैं जहाँ पे सड़कें नहीं हैं या कोई ऐसी चीज़ है, लेकिन कोशिश हमारी की जाती है कि हमने हर जगह मोबाइल इंस्पेक्टर भी लगाए हैं और इंश्योर किया, और वो जाके बंदा वहाँ अपनी हाज़िरी रिकॉर्ड करता है। यानी यूएमसी जहाँ है, आज भी हमने 1-2 जगह पे, अभी सुबह से रिपोर्ट है, 2-3 जगह से हमने यूएमसी रजिस्टर किए हैं। अच्छा। जहाँ भी कोई ऐसे सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, मेरिट ओरिएंटेड पॉलिसी, उसका सबसे बड़ा सबूत तो मैं हूँ। सही। यानी मुल्तान से एक बंदा उठ के यहाँ आ गया तो मुझे तो नहीं है इसके दायरे में। कहने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल 1% भी इंसान होने के नाते कहीं कोई कोताही तो, मतलब कोई सुस्ती या कोई सहव तो हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन उसमें कोई प्लानिंग हो, कोई इन्वॉल्वमेंट हो नहीं। अगर कोई पता चल जाए, फिर हम जो हमारे बस में है
हम मैक्सिमम जो भी उसको पनिशमेंट। सर ये तो एक बहुत अच्छा इकदाम है और बहुत सी जिस तरह आपने बताया प्रॉपर एक हिकमत अमली अपनाई जाती है और कोशिश जैसा कि आपकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जा रही है कि इस तरह की चीज़ें जो है वो ना स्टूडेंट्स जो हैं वो रीचेकिंग के लिए जब आते हैं हाँ जी, तब उनकी शिकायत बहुत होती हैं कि बोर्ड का अमला जो है वो उनके साथ ताउन नहीं कर रहा, कभी इधर भेजा जा रहा है, कभी उधर भेजा जा रहा है। फिर फ़ीस का प्रोसीजर भी कुछ स्टूडेंट्स शिकायत करते नज़र आते हैं कि उनसे फ़ीस भी ज़्यादा वसूल की जा रही है, तो ये क्या तरीक़ेकार है ये बताइएगा। एक तो पहली बात यह है कि जहाँ तक आपने रीचेकिंग का जिक्र किया, रीचेकिंग का वो सिस्टम है जिसने हमारे सारे सिस्टम को खोल के बच्चों के आगे ट्रांसपेरेंसी मैक्सिमम लेवल पे चली। मिसाल के तौर पर एक बच्चा कहता है कि जी मेरे नंबर थोड़े आए या मुझे नंबरों से इत्मीनान नहीं है, हमने रीचेकिंग की फ़ीस है 200 300 400 जो भी है वो रखी है, वो जमा कराता है, हम रीचेकिंग के लिए उसके पेपर दोबारा निकालते हैं, ठीक, दोबारा निकाल के उसको दोबारा चेक करते हैं, दोबारा चेक करके उसको देखते हैं। अगर कोई फ़र्ज़ करे खुदा न खास्ता कोई उसमें मिसिंग पार्ट रह जाता है या कोई गलती निकल आती है, एक नंबर की भी है, सही, हम उसकी रिवाइज अवार्ड बनाते हैं। अच्छा, और उस बच्चे ने जो फीस जमा कराई है उसको वापस कर देते हैं। सही। और दूसरी बात, अगर मतलब है उसको पेपर आप ट्रांसपेरेंसी का लेवल देखें कि हम आंसर बुक बच्चे के आगे रख देते हैं, आप अच्छा, अपना पर्चा खुद खुद मैच करें, खुद देखें, ठीक, और देखें हमें बताएं कि यहाँ कोई कमी कोताही है और उसमें शिकायत क्यों आती है। एक होती है रीचेकिंग, एक होती है रीमार्किंग, दोनों में फ़र्क है। अच्छा, रीचेकिंग का मतलब यह है कि अगर एक एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन के नंबर लगा दिए, उसको मार्क कर दिया, अवार्ड कर दिया, फर्ज करें उसने 5 आउट ऑफ 10 नंबर दे दिए, ठीक, अब बच्चा आके कहता है कि जी मुझे 6 नंबर दें या 7 नंबर दें, सही, वो नहीं कर सकते। अच्छा, वो हम नहीं कर सकते, दुनिया की कोई ताकत भी नहीं कर सकती, बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भी नहीं कर सकती, क्योंकि जो स्टेटस जो अवार्ड एग्जामिनर ने देना है वो फाइनल है, सही, हम उसको नहीं चैलेंज कर सकते। सही, हमने उसको रीचेकिंग में क्या करना है, हमने ब्रॉड फॉर मतलब अंदर जो पेपर के नंबर लगे हुए हैं आया फेस पे वही है, शिफ्ट करते हुए गलती तो नहीं होगी, सही, सही, ठीक हो गया, सही, आया उसमें से कोई अनमार्क्ड पोर्शन तो नहीं रह गया। अगर फर्ज करे किसी क्वेश्चन के अंदर कोई छोटा सा पोर्शन अनमार्क रह जाता है, ट्रांसपेरेंसी का लेवल देखिए, ठीक, ठीक, कहीं मतलब लाखों की तादाद में, मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ FSC के अब 1,52,000 पेपर अभी हमने बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर किया, सही, उसको मल्टीप्लाई करें आप 5 से तो 1 साल के पर्चे बनते हैं, सही, सही, 2 सालों को 10 से मल्टीप्लाई करें, देखें कितना क्वांटम है। अब फर्ज करें किसी जगह पे एक लाइन या किसी जगह एक वो चेक करते हुए उसमें कहीं कोई मिसिंग पार्ट रह गया, ठीक, या टोटल में कोई गलती हो गई, फिर क्या करना, फिर करेक्ट वो उस बंदे ने नहीं करना, सही, या उस बोर्ड ने नहीं करना, किसने करेक्ट करना है, सही, वो पेपर चेक हो के आया है DG खां बोर्ड से, अच्छा, DG खां बोर्ड में चेक किया है सादकाबाद के टीचर ने, या सॉरी किसी भी अहमदपुर शर्किया या कोई, सही, उस बंदे ने जिसने उसको चेक किया है उस बंदे को बोर्ड में बुलाया जाएगा, अच्छा, यस, वो उसको करेक्ट करके भेजेगा। ठीक, 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 अगर उसमें उसकी कोताही होगी उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे फॉरएवर, अच्छा, कि ये तुमने गलती क्यों है, सही, 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 और बच्चे के रीचेकिंग के पैसे वापस करेंगे, ठीक, उसको रिवाइज अवार्ड लिस्ट देंगे, उसके रिवाइज रिजल्ट कार्ड बनाए जाएंगे। सही, सही, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपने बहुत सी अच्छी चीज़ें जो हैं उनको भी पॉइंट आउट किया है, और वो स्टूडेंट्स जो कि शिकायत करते हैं उनकी शिकायत तो अब दूर हो जानी चाहिए, और आई होप कि आप जो भी बेहतरी लाना चाह रहे हैं वो आप बेहतरी ला सकें, उसके लिए आपको गुड लक कहेंगे। नाज़िर प्रोफेसर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत सी गुफ्तगू हमने उनसे की, बहुत से सवालात पूछे, वो सवालात पूछे जो कि स्टूडेंट्स जो हैं वो जानना चाहते हैं। अभी मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे और अगला सेगमेंट शामिल करेंगे बचत बाजार। बचत बाज़ार में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि सेल्स कहाँ लगी हैं, कहाँ जाकर आप अपने पैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले चारकोल पर 30% ऑफ है, यहाँ पर आप जा सकते हैं और 30% ऑफ जो है उसका मज़ा ले सकते हैं। गुल अहमद पर आप जा सकते हैं, वहाँ पर अप टू 50% ऑफ है।
और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कनौर पराठा मिक्स जो है वो 60 मिलीग्राम जो है रिटेल प्राइस उसकी 99 रुपये है, प्रमोशनल प्राइस आपको 85 मिलेगी, 14 रुपये आप बचा सकते हैं। हाइपर स्टार से ये आप जाकर ख़रीद सकते हैं। नेस्ले सेरेलैक 3 फ्रूट्स 350 ग्राम जो है वो आपको रिटेल प्राइस में मिलेगा 775 रुपये में, प्रमोशनल प्राइस है इसकी 519 और इस पर आप 236 रुपये बचा सकते हैं। और अब अगला सेगमेंट शामिल करेंगे आज के भाव। आज के भाव में सब्जियों की कीमतें क्या हैं ये हम जानेंगे। बस्साम सुल्तान से सब्जी मंडी में मौजूद होंगे। बस्साम, बताइएगा आज सब्जियों की कीमतें क्या हैं, क्या कहना है दुकानदारों का और सारिफीन क्या कहते हैं इन कीमतों के हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मक्का कॉलोनी ओपन मार्केट के अंदर मौजूद हूँ। अगर हम सब्जियों की कीमतों के हवाले से बात करते चलें तो आलू 40 रुपये, प्याज 40 रुपये, अदरक जो है वो 40 रुपये पाव पर फ़रोख्त हो रही है, टमाटर 50 रुपये, भिंडी 60, अरवी 80, गोभी 60, नींबू जो है वो 80 रुपये पाव पर फ़रोख्त हो रहा है, गाजर 80 रुपये, बैंगन 40, थूम 300 रुपये फ़ी किलो, खीरा जो है वो 60 रुपये, करेला 80 रुपये, मिर्च जो है वो 100 रुपये पर फ़रोख्त की जा रही है। मैं आपको बताता चलूँ फलों की कीमतों के हवाले से तो आम जो है वो 150 से 160 रुपये पर फ़रोख्त हो रहा है, सेब 80 से 120 रुपये, आड़ू 200 रुपये, अनार 150, केला 120 रुपये, गरमा जो है वो 60 रुपये, तरबूज जो कि अभी मार्केट में आया है वो भी 60 रुपये पर फ़रोख्त हो रहा है, ग्रेप फ्रूट 20 रुपये, पपीता 160, मिठे 120 रुपये, जापानी फल जो है वो 60 रुपये पर फ़रोख्त हो रहा है, जबकि अंगूर जो है वो 200 रुपये पर फ़रोख्त हो रहा है। मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पर मौजूद दुकानदारों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से मेन मार्केट के अंदर कीमतों पर जो है वो काबू नहीं पाया जा रहा। मैं आपको बताता चलूँ मक्का कॉलोनी ओपन मार्केट के अंदर कीमतें जो है अशिया की, फल सब्जियों की वो जो है नर्कनामे के मुताबिक नहीं बेची जा रही। यहाँ पर दुकानदारों का कहना है कि मेन मार्केट गुदामी मंडी के अंदर जो है वो हुकूमत की जानिब से कीमतों पर काबू पाया जाए। जी सही बस्साम, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें फलों की और सब्जियों की कीमतों के हवाले से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे मीट रेट्स क्या हैं। अगर आप ज़ैनत शॉप पे जा रहे हैं तो मीट रेट आपको सबसे पहले बताते चलें। बीफ जो है आपको 490 में मिलेगा पर केजी और मटन आपको मिलेगा 840 पर केजी। इसी तरह बीफ मिंस जो है वो 520 रुपये में आपको पर केजी मिलेगा और मटन मिंस आपको मिलेगा 960 पर केजी। और अगर चिकन रेट्स की बात की जाए तो जिंदा मुर्गी आपको मिलेगी 97 रुपये पर केजी और इसका गोश्त 141 रुपये। और नाज़रीन, अब आपको एग रेट्स बताते चलें तो एग रेट्स जो हैं वो आपको 94 रुपये परचून से मिलेंगे, थोक से आपको मिलेंगे 92 रुपये दर्जन, जबकि गोल में रेट है 93 रुपये दर्जन। और अब अपना अगला सेगमेंट शामिल करेंगे टुडेज़ डायरी। और टुडेज़ डायरी में आपको मूवी टाइमिंग्स मैं बताऊंगी। सबसे पहले आप देख सकते हैं एक्टर इन लॉ आज शाम 3 बजे दोपहर और शाम 11 बजे सिनेस्टार आईमैक्स में। नेक्स्ट आपको बताऊंगी जिंदगी कितनी हसीन है 5:30 बजे सिनेस्टार आईमैक्स और वोक टावर सुपर सिनेमा 3 में। इसके बाद की फिल्म है तेरी मेरी लव स्टोरी 4:30 बजे और 7:15 बजे शाम आप देख सकते हैं रॉयल पाम ऑडी-1 में और 2:30 बजे और 10:15 बजे आप इसको देख सकते हैं वोक टावर सुपर सिनेमा 3 में। आखिरी आप देख सकते हैं 8 बजे और 3 बजे दोपहर सिनेस्टार टाउनशिप में और इसके साथ साथ शाम 7 बजे और 11:30 बजे रॉयल पाम में।
मैकेनिक रिसेप्शन आप देख सकते हैं 8:30 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में, और 8 बजे देख सकते हैं सिनेस्टार टाउनशिप में। उसके बाद मॉर्गन आप देख सकते हैं 8 बजे सिनेस्टार टाउनशिप में, और दोपहर 3 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में। फ्री के लिए आप देख सकते हैं 1:15 बजे और 11:15 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में, और इसके साथ साथ 1:15 बजे वॉकटार सुपर सिनेमा 2 में। फिल्म मालिक आप देख सकते हैं 3:30 बजे दोपहर और 8:15 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में, और 10:30 बजे देख सकते हैं वॉक सिनेमा सुपर 2 में। और इसके बाद आपको बताते चलें, बार बार देखो 1 बजे दोपहर और फिर 3:30 बजे सिनेस्टार आईमैक्स लाहौर में, और 6:30 बजे देख सकते हैं 6 बजे, और इसके साथ साथ 8:30 बजे वॉक टावर सुपर सिनेमा 1 में। और इसके बाद मेरे पास है डॉन ब्रेड, जो कि आप देख सकते हैं 3:45 पर दोपहर वॉक टावर सुपर सिनेमा 2 में। मूवी टाइमिंग्स आपको बताएं, और अब आपको जो भी टाइम सूट करता है इस टाइम पर आप जाकर अपनी पसंदीदा मूवी देख सकते हैं। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।